जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो चल रहा था अभी गैसों के आयन सिद्धांत पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत। वो आपका क्या है अभी पीछे वाले लेक्चर के अंदर क्या है अभी कुछ बाकी पार्ट रह गया था, वो इस पार्ट के अंदर क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। भी इसके अंदर क्या था भी आपका भी यहां तक अपनी प्रोसेस चल रही थी जब कोई आवेशित कण क्या है भी इस आयनन चैम्बर या आयनन कोष्ठ के अंदर क्या है भी इंटर करता है। ठीक है, जब कोई आवेशित कण क्या है भी इस बॉक्स के अंदर या जो आयनाइजेशन चैम्बर है उसके अंदर इंटर करता है तो वो गैस के अणुओं को धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में क्या है भी तोड़ देता है। और ये ऋणात्मक आयन क्या है भी एनोड की तरफ क्या करते हैं भी गति करते हैं, जिससे परिपथ में क्या होती है भी धारा प्रवाहित होती है और उस धारा को प्रतिरोध से गुजारकर विभवांतर प्राप्त कर लिया जाता है। और इसको एम्पलीफायर की सहायता से क्या है भी विभवांतर को क्या कर लिया जाता है भी एम्पलीफाई कर लिया जाता है। अब ये जो विभवांतर होता है आपका, वो आपका आरोपित वोल्टता V तथा आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। आयनों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है भी आपकी धारा के ऊपर डिपेंड करती है। इस धारा की वैल्यू को जानकर ही क्या हम पार्टिकल बता सकते हैं भी वो पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है। ठीक है, ये तो हो गए भी यहां से क्या है भी धारा उत्पन्न होगी। धारा के बारे में डिस्कस करके क्या है भी अपने इस पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं भी जो इस पार्टिकल के अंदर जो इंटर कर रहा है वो पार्टिकल क्या है भी आपका कौन सा है। इन बातों के डिस्कस होने के बाद क्या है भी एक अपने जो धारा और वोल्टता के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ की सहायता से क्या है इसको अलग अलग प्रकार के जो आयनन प्रक्रिया पर आधारित डिटेक्टर है उनके मध्य क्या भी उसको विभाजित किया जाता है। वो देखते हैं भी अब ग्राफ। वो ग्राफ क्या है भी आप उस ग्राफ के बारे में हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। वो ग्राफ खींचते हैं भी अपने यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा यहां से। ठीक है, क्लियर। वो खींचते हैं एक तो आयन धारा, आयनन धारा I या log n। n यहां पे क्या है भी अणुओं की संख्या है। ठीक है, और अणुओं की संख्या मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर ही धारा क्या है भी डिपेंड करती है। और एक खींचते हैं भी अपने आरोपित वोल्टता भी, यहां पे नीचे लिख देते हैं थोड़ा, आरोपित वोल्टता V के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको। आरोपित वोल्टता V के मध्य क्या है भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जो इसका रीजन होता है उसको 6 प्रकार के रीजनों में डिवाइड किया गया है। V1, V2, V3
V4 V5 और आगे हो गया। ठीक है, अब ये जो 0 से लेके आरोपित वोल्टा V1 के मध्य का जो रीजन होगा वो रीजन क्या कहलाएगा, उसके बारे में भी हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब 0 से लेके V1 के बीच का जो रीजन होगा वो रीजन क्या कहलाएगा भी आपका, इसको फर्स्ट रीजन बोलते हैं और ये होगा भी आपका पुनर्योजन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पुनर्योजन क्षेत्र। और जो आपका सेकंड होगा, देखिएगा ये आपका जो इस प्रकार का जो स्पेस दर्शाया गया है, ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो इनकी वोल्टता में डिफरेंस है। यहाँ से 0 से लेके 100 हो गई, 100 से लेके 200 हो गई, 200 से लेके 600 हो गई, उस गैप के ऊपर डिपेंड करता है भी कितना गैप है। ये फर्स्ट पुनर्योजन क्षेत्र कहलाएगा। सेकंड आपका जो कहलाएगा वो आयनन कोष्ठ क्षेत्र, आयनन कोष्ठ क्षेत्र। और जो आपका थर्ड होगा वो क्या होगा भी आनुपातिक क्षेत्र, आनुपातिक क्षेत्र। और जो आपका फोर्थ होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका सीमित आनुपातिक क्षेत्र। और जो आपका 5 होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा अभी, गीगर मूलर क्षेत्र। और जो आपका 6 होगा वो अविरत भी यहां पे विसर्जन क्षेत्र, अविरत विसर्जन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी के बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं एक एक के लेके। सबसे पहले क्या है भी पुनर्योजन क्षेत्र, पुनर्योजन क्षेत्र या रिकॉम्बिनेशन रीजन। अब क्या होता है भी इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है भी पुनर्योजन क्षेत्र के अंदर क्या होता है। अब इस रिकॉम्बिनेशन रीजन के अंदर क्या बताता है भी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये बताता है भी जब चैम्बर के अंदर, ठीक है, जब जो आपका चैम्बर है उस चैम्बर के अंदर जो आयरन कोष्ठ वाला जो चैम्बर था पीछे वाले डायग्राम के अंदर था, उस चैम्बर के अंदर जब कोई पार्टिकल इंटर करता है तो वो पार्टिकल अपनी ऊर्जा के कारण क्या है भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में क्या हो जाता है भी विभक्त हो जाता है। सॉरी बाय मिस्टेक भी, जब क्या है भी इस आयनाइजेशन चैम्बर या आयरन कोष्ठ के अंदर कोई पार्टिकल क्या है भी इंटर करता है तो वो अपनी ऊर्जा के कारण वहां पे जो क्या होंगे भी जो पदार्थ के या जो गैस के अणु होंगे उनको क्या है भी आयनीकृत कर देता है और वो क्या है भी वहां पे आयन युग्म बन जाते हैं। मीन्स क्या भी धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्या हो जाते हैं भी उत्पन्न हो जाते हैं। और वहां पे आयन युग्मों की संख्या या मीन्स बोल सकते हो आप धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या वो डिपेंड करती है जो आवेशित कण इंटर कर रहा है उसकी ऊर्जा के ऊपर। ठीक है, वहां पे क्या है भी जब आवेशित कण क्या है भी किसी चैम्बर के अंदर इंटर करेगा तो वो चैम्बर के अंदर जो गैस उपस्थित है उनके जो अणुओं को क्या है भी आयनीकृत कर देगा और गैस के अणु क्या है भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में विभक्त हो जाएंगे। और वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की संख्या क्या है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आवेशित कण है उसकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगी। ये बात क्या भी आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हो पीछे वाले लेक्चर के अंदर।
अब ये बताता है जब वो पॉजिटिव नेगेटिव भी वहां पे क्या होते हैं भी, इसके अंदर क्या है भी, चैम्बर के अंदर वो इंटर करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इन पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या है भी, ये वापस क्या है भी रिकॉम्बिनेशन होकर उदासीन अणु बन जाते हैं भी। इस रीजन के अंदर, किस रीजन के अंदर, 0 से लेके V1 वोल्टता के मध्य क्या है भी, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे उत्पन्न होंगे भी, वोल्टता का मान इतना कम होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलके क्या है भी उदासीन अणु बन जाते हैं, जिसके कारण परिपथ के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, धारा क्या है भी प्रवाहित नहीं होती। जैसे जैसे इसकी वोल्टता को इंक्रीज करते हुए जाते हैं, जैसे जैसे क्या है भी वोल्टता को 0 से लेके V1 तक इंक्रीज करते हुए जाते हैं, तो पुनर्योजन का गुण भी, रिकॉम्बिनेशन का गुण, पुनर्योजन का गुण नगण्य होता जाता है या खत्म होता जाता है पुनर्योजन का गुण, जिसके कारण क्या है परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहती है। एक बार और रिपीट कर दूं मैं आपको भी, जब इस 0 से V1 वोल्टता के बीच की बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र को पुनर्योजन क्षेत्र बोलते हैं। पुनर्योजन क्षेत्र भी रिकॉम्बिनेशन क्षेत्र, कहने का मतलब क्या होता है भी, जब इस क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण इंटर करता है तो वह आवेशित कण गैस के अणुओं को आयनीकृत कर देता है और गैस के अणु धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या जो आवेशित कण है उसकी ऊर्जा के ऊपर क्या है भी डिपेंड करती है भी, कितने धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्या होंगे भी वहां पे उत्पन्न होंगे भी। वो आपने भी जितनी ज्यादा आवेशित कण की ऊर्जा होगी उतनी ही क्या है भी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों को क्या कर देगा भी, वो भी उपलब्ध करवा देगा। ठीक है आपको। अब क्या होता है भी, जब धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न हो गए, जब क्या है भी इसके अंदर वोल्टता इतनी कम होती है भी, वहां पे क्या है भी जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं वो वापस क्या है भी रिकॉम्बिनेशन होकर या पुनर्योजन कर उदासीन अणु में क्या है भी चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में धारा का मान क्या होता है भी, शून्य होता है। जैसे जैसे वोल्टता को इंक्रीज करते हैं तो पुनर्योजन का गुण वो क्या होता है भी, कुछ न कुछ कम होता जाता है, जिसके कारण क्या होती है भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब क्या बताता है भी, इसके अंदर 2 पार्टिकल इंटर कर रहे हैं, एक तो अल्फा कण और एक बीटा कण, अल्फा कण और एक बीटा कण। अल्फा कण की ऊर्जा बीटा कण की अपेक्षा क्या होती है भी, ज्यादा होती है। ज्यादा ऊर्जा होगी तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे, और ज्यादा नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे तो वहां पे धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होता है भी, यहाँ पे इसकी जो अल्फा कण की धारा है वो बीटा कण की अपेक्षा क्या होती है भी, ज्यादा होती है। पुनर्योजन क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं भी पुनर्योजन क्षेत्र के बाद आपका सेकंड है आयनन कोष्ठ क्षेत्र। सेकंड क्या है भी आपका, आयनन कोष्ठ क्षेत्र। आयनन कोष्ठ क्षेत्र, आयनन कोष्ठ क्षेत्र क्या होता है भी आपका, आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, आयनाइजेशन चैम्बर रीजन। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, अब क्या है भी इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है भी, इसके अंदर वोल्टता क्या होती है भी V1 की अपेक्षा ज्यादा होती है। मीन्स क्या अभी यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जो वोल्टता होगी वो V1 से ज्यादा होगी। या कौन सा रीजन होगा, V1 से लेके V2 के बीच का रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा भी आपका, V1 से लेके V2 के बीच का क्या होगा भी, ये आपका रीजन होगा। क्लियर है यहां तक बात आपकी। अब क्या होता है भी, इस रीजन के अंदर
भी जब कोई आवेशित कण इंटर करता है तो वहां पे धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न होंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। और जब यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न होंगे तो इस रीजन के अंदर जो पुनर्योजन का गुण आता है, पुनर्योजन का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है भी नगण्य हो जाता है। भी यहाँ पे पुनर्योजन समाप्त हो जाता है, पुनर्योजन क्या हो जाता है भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, पुनर्योजन खत्म। तो यहाँ पे जो धनात्मक आयन है वो ऋणात्मक आयन है वो उतने ही होंगे। ठीक है, और जब धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्या होंगे भी उतने ही होंगे, सेम धनात्मक आयन होंगे और सेम क्या होंगे भी ऋणात्मक आयन होंगे, तो परिपथ में धारा का मान भी क्या रहेगा भी कांस्टेंट रहेगा। भी पुनर्योजन का गुण खत्म, जितने ऋणात्मक आयन है वो एनोड की तरफ आएंगे इस रीजन के अंदर V1 से लेके V2 वोल्टता के अंदर। जब इस रीजन के अंदर सारे ऋणात्मक आयन क्या है भी एनोड के ऊपर आएंगे तो धारा की वैल्यू क्या रहेगी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसके मध्य जो धारा की वैल्यू है वो क्या रहती है भी आपकी कांस्टेंट रहती है इस प्रकार से। इस कारण इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं भी इस क्षेत्र को आप संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। भी यहाँ पे क्या होता है भी इस रीजन के अंदर, फर्स्ट रीजन के अंदर क्या है भी जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं तो जहां पे वोल्टता क्या है भी जैसे जैसे वोल्टता इंक्रीज करते हैं तो पुनर्योजन का गुण क्या हो जाता है भी कम होता जाता है और वैसे वैसे धारा प्रवाहित होती है। बट यहाँ पे पुनर्योजन का गुण क्या होता है भी एकदम क्या हो जाता है भी खत्म हो जाता है। तो जितने नेगेटिव आयन होंगे वो क्या होंगे भी एनोड पर आएंगे तो धारा क्या रहेगी भी कांस्टेंट रहेगी। धारा का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सेकंड रीजन क्लियर होने के बाद आपका जो थर्ड रीजन होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका आनुपातिक क्षेत्र। थर्ड रीजन कौन सा है भी आपका आनुपातिक क्षेत्र। आनुपातिक क्षेत्र वो क्या है भी आपका प्रोपोर्शनल काउंटर। कौन सा है भी आपका प्रोपोर्शनल काउंटर। आनुपातिक क्षेत्र कौन सा है भी आपका प्रोपोर्शनल काउंटर। इस रीजन के अंदर क्या होता है, इस रीजन के अंदर वोल्टता होती है, वो जो V वोल्टता होगी वो V2 से क्या होगी ज्यादा होगी या V2 से लेके V3 के बीच में होगी। जैसे जैसे इधर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वोल्टता का मान भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो इसके अंदर वोल्टता क्या होगी भी V2 से लेके V3 होगी। अब क्या बताता है भी जब इस रीजन के अंदर वोल्टता का मान V2 से अधिक हो जाता है उस कंडीशन के अंदर आयनों की संख्या में क्या हो जाती है भी वृद्धि हो जाती है। भी इस परिपथ के अंदर जब वोल्टता का मान V2 से क्या है भी अधिक हो जाता है तब आयनों की संख्या में क्या हो जाती है, आयनों की संख्या में क्या हो जाती है भी वृद्धि हो जाती है। वो वृद्धि किस प्रकार से हो जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या बताता है भी ये आपका आयनाइजेशन चेंबर था, इसके अंदर कोई आवेशित कण इंटर करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भी कोई आवेशित कण इंटर करता है। जब आवेशित कण इंटर करता है तो वो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। तो यहां पे वोल्टता का मान क्या है भी ज्यादा है, वोल्टता का मान क्या है भी आपका ज्यादा है। तो दिखाई दे रहा हो यहां पे वोल्टता का मान ज्यादा है तो नेगेटिव आयन क्या है भी एनोड की तरफ क्या होते हैं भी गति करते हैं। नेगेटिव आयन क्या भी एनोड की तरफ गति करते हैं। जब इनकी वोल्टता का मान भी नेगेटिव आयनों की जो स्पीड से अपनी तरफ लाएगा भी नेगेटिव, ये जो एनोड है इसकी वोल्टता ज्यादा है तो नेगेटिव आयन को स्पीड से अपनी तरफ लाएगा। जब स्पीड से अपनी तरफ वो लेके आएगा तब उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा, जब वो स्पीड से लेके आएगा तब जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो पदार्थ के अंदर जो और अणु उपस्थित है या जो गैस के जो और अणु उपस्थित है उनको और तोड़ देंगे
और उनको और तोड़ देंगे तो और पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे भी उत्पन्न हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं एविलांस या छोटा अवधाव या टाउनलेंस एविलांस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भी, या तो एविलांस बोलते हैं या टाउनसेंड एविलांस बोलते हैं या छोटा अवभाव बोलते हैं। कहने का मतलब आपको थोड़ा और बता दूं भी, ये आपका आयनाइजेशन चैम्बर हो गया, ये आपका एनोड हो गया, यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव आयन उत्पन्न हुए। जब नेगेटिव आयन के भी इस एनोड की तरफ गति करेंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होती है भी त्वरित भी, ये पॉजिटिव आयन है इसकी वैल्यू भी अपनी स्पीड से इंक्रीज करेगा। जब इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है भी, जो पदार्थ के और अणु हैं उनको क्या है भी यहाँ से आएगा, ये कोई है, इसको टक्कर करके क्या है भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में क्या है भी तोड़ देगा। यहाँ से और आएंगे, यहाँ पे कोई पदार्थ का अणु इससे टक्कर करेगा, इसको क्या है भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयनों में तोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या होता है भी नेगेटिव आयनों की संख्या क्या हो जाती है भी और बढ़ जाती है, नेगेटिव आयनों की संख्या क्या हो जाती है भी और बढ़ जाती है, जिसके कारण धारा का मान क्या हो जाता है भी और इंक्रीज हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं भी छोटा अवधाव, क्या बोलते हैं भी ऐसी प्रोसेस को छोटा अवधाव, या बोलते हैं भी एविलांस बोलते हैं, या बोलते हैं भी टाउनसेंड एविलांस बोलते हैं, या तो इसे क्या बोलते हैं भी छोटा अवधाव, ठीक है, या एविलांस बोलते हैं या टाउनसेंड एविलांस बोलते हैं। यहाँ पे आयनों की संख्या क्या हो जाती है भी बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। और आयनों की संख्या जो क्या है भी अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा भी यहाँ पे धारा का मान भी क्या होगा ज्यादा होगा। और ये जो आयनों की संख्या क्या है भी वो एक यहाँ पे क्या है भी, ये तो क्या हो गए भी प्राथमिक आयन हो गए, ये क्या हो गए भी द्वितीयक आयन हो गए। प्राथमिक आयनों की संख्या क्या होती है भी द्वितीयक आयनों की संख्या क्या है भी समानुपाती होती है, या जो क्या है भी यहाँ पे जो जितने आयन उत्पन्न होंगे वो प्राथमिक आयनों की संख्या के क्या होते हैं भी, या भी जो टोटल आयनों की संख्या होगी वो प्राथमिक आयनों की संख्या के क्या होगी भी समानुपाती होगी। भी आयनों की संख्या प्राथमिक आयनों की संख्या की क्या होगी समानुपाती होगी। और यहाँ समानुपाती नियतांक क्या है भी m, जिसका मान क्या रहता है भी नियत रहता है, जिसका मान क्या रहता है भी आपका नियत रहता है। भी कहने का मतलब जब इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो यहाँ पे वो जो नेगेटिव आयन के भी इधर की तरफ गति करेंगे तो वो और पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में क्या है भी उसको तोड़ देंगे, जिसके कारण क्या होता है भी आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो धारा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे जो आयनों की संख्या होगी वो प्राथमिक आयनों की संख्या के क्या होती है भी समानुपाती होती है, भी एक इंक्रीज लेवल के अंदर क्या भी बढ़ता है। तो ये क्या भी नियतांक है। तो यहाँ पे आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो धारा की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो धारा का मान क्या है भी इस प्रकार से क्या होता है भी इसके अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। कहने का मतलब इस रीजन के अंदर क्या होता है भी आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और आयनों की संख्या के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर भी क्या है भी आपका धारा का मान डिपेंड करता है। तो यहाँ पे धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगला है भी आपका सीमित अनुपातिक क्षेत्र। अगला क्या है भी आपका सीमित अनुपातिक क्षेत्र। सीमित अनुपातिक क्षेत्र के अंदर क्या होता है भी वो डिस्कस करते हैं भी आपका फोर्थ है सीमित अनुपातिक क्षेत्र, ठीक है। सीमित अनुपातिक क्षेत्र क्या हो गया भी आपका लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन। ये क्या हो गया भी आपका सीमित अनुपातिक क्षेत्र मतलब लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन। इस रीजन के अंदर क्या होता है भी वो डिस्कस करते हैं भी अपने।
इस रीजन के अंदर क्या होता है अभी उसके बारे में बताता है। जब आरोपित वोल्टता को V3 से अधिक किया जाता है, अभी आरोपित वोल्टता क्या होगी अभी V3 से अधिक होगी या V3 से लेके V4 के मध्य होगी, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है अभी गैसों में आयनों की संख्या क्या है अभी बहुत तेजी से बढ़ती है। जब इसके अंदर ये होगी तो गैसों में आयनों की संख्या क्या है अभी आपकी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। बहुत तेजी से इंक्रीज होने का मतलब क्या है अभी एक स्पीड से बढ़ती है आयनों की संख्या। भी एवलांच से इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। भी एवलांच से इफेक्ट का मतलब क्या हो गया अभी यहाँ पे जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव आयनों को तोड़ देगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे वो जो नेगेटिव और होगा उसकी ऊर्जा के अभी इतनी इंक्रीज हो जाती है भी वो नेगेटिव आयन है ना वो और पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में तोड़ देगा। कहने का मतलब ये हो गया अभी आपका ये जो एक नेगेटिव आयन उत्पन्न हुआ ये तोड़ा एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन हुआ, ये फिर नेगेटिव आयन के अभी एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन को भी क्या होगा अभी तोड़ देगा, ठीक है। अब ये बताता है भी ये तोड़ देगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी क्या है भी कैथोड की तरफ गति करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी क्या है भी कैथोड की तरफ गति करेगा, तो ये भी क्या है भी यहाँ पे जो बीच में मिले उनको भी एक पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में तोड़ देगा। तो यहाँ पे आयनों की संख्या क्या हो जाएगी बहुत अधिक हो जाएगी। बट एक बात रखना यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो नेगेटिव आयन के कारण क्या है भी जो अन्य नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं उनका ही धारा में यूज करते हैं। यदि जो पॉजिटिव आयन क्या है भी कैथोड की तरफ गति करता हुआ जो नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है उसको क्या भी धारा के अंदर क्या है भी नहीं डिनोट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है अभी धारा का मान एक इंक्रीज लेवल में बढ़ता है और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब धारा के दोनों है ना जो सिरे वो क्या है भी एक बिंदु के ऊपर क्या है भी मिल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है भी जब इसको V3 से इंक्रीज किया जाता है तब यहाँ पे जो नेगेटिव आयन होंगे वो एक पॉजिटिव नेगेटिव को तो पीछे वाले रीजन के अंदर ही तोड़ रहे थे, तो ये नेगेटिव आयन के अभी और जो मिलेगा उसको पॉजिटिव नेगेटिव में भी और तोड़ देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है भी यहाँ पे जो और पदार्थ के अंदर जो अणु मिलेंगे उनको और तोड़ देंगे पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे बहुत हो जाएंगे, ठीक है। अब बहुत नेगेटिव आयन हो जाएंगे बट ये जो नेगेटिव आयन है जो पॉजिटिव आयन तोड़ रहा है जो पॉजिटिव आयन क्या है भी अपना जो कैथोड की तरफ जा रहा है उस टाइम में क्या जो नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है उसको धारा के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है भी वहां पे धारा की वैल्यू क्या हो जाती है भी काफी ज्यादा अधिक हो जाती है और ऐसा सिस्टम में खराब हो जाता है भी दोनों के जो सिरे हैं धारा की वैल्यू दोनों अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की वो क्या है भी एक बिंदु के ऊपर मिल जाती है इस रीजन के अंदर आरोपित वोल्टता V के अंदर। क्लियर है आपका यहां तक। पीछे वाले के अंदर ये बात था, पीछे वाले के अंदर पॉजिटिव आयन क्यों नहीं जा रहा था भी एक क्या है जो आयनाइजेशन चैम्बर है आपका उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है भी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या है भी तेजी से क्या है भी एनोड की तरफ गति करते हैं कैथोड की अपेक्षा। भी मीन्स क्या है भी इलेक्ट्रॉनों की क्या भी एनोड की तरफ जाने की स्पीड क्या होती है भी ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा पॉजिटिव आयनों के कैथोड की तरफ जाने से, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर क्या भी आपका यहां तक पहुंच जाता है। अब आपका बात करते हैं भी गीगर मूलर क्षेत्र की। गीगर मूलर क्षेत्र इसको क्या है भी गाइगर मूलर रीजन भी बोलते हैं या इसे जीएम रीजन भी बोलते हैं। तीनों क्या है भी एक ही चीज होती है भी गीगर मूलर क्षेत्र या गाइगर मूलर रीजन या जीएम रीजन भी बोलते हैं इसको। इस रीजन के अंदर क्या होता है भी यहाँ पे इस रीजन के अंदर आरोपित वोल्टता का मान क्या होता है भी V4 से क्या हो जाता है भी ज्यादा हो जाता है। मीन्स क्या होगा भी आरोपित वोल्टता का मान V4 से लेके V5 के बीच में होगा और जब इस रीजन के अंदर वोल्टता का मान होगा तो इसका क्या बिहेवियर होगा उसके बारे में भी क्या है भी चर्चा करते हैं इसी लेक्चर के अंदर।
अब क्या बताता है भी इस रीजन के अंदर क्या होता है, जब आरोपित वोल्टता का मान V4 से ज्यादा किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी आयनों की संख्या क्या हो जाती है भी बहुत अधिक हो जाती है। भी वो आवेशित कण तो अपनी ऊर्जा के कारण तोड़ता ही है पॉजिटिव नेगेटिव आयन, फिर क्या है भी वहां पे जो और पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे टूटेंगे, वो भी क्या है भी जो पदार्थ के जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे वो अब पदार्थ के ही पॉजिटिव नेगेटिव आयनों को और तोड़ देंगे, जिसके कारण आयनों की संख्या में क्या है भी बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है भी वहां पे वृद्धि हो जाती है। और वो वृद्धि इतनी हो जाती है कि यहाँ पे जो अल्फा और जो बीटा कण जो प्राथमिक आयनों की संख्या थी उनके ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करती है। प्राथमिक आयनों की संख्या थी उसके ऊपर क्या है भी वो डिपेंड नहीं करती है। तो डिपेंड नहीं करती है भी कोई भी ऊर्जा का पार्टिकल इंटर करे तो यहाँ पे जो उनकी जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या होगी भी सेम प्राप्त होती है। तो इनकी ऊर्जा क्या है भी इस प्रकार से क्या होती है भी इंक्रीज होती हुई रहती है दोनों की समान रूप से इस रीजन के अंदर। अब क्या है भी उससे अगले वाले रीजन के अंदर की बात करता है तो उस रीजन के अंदर क्या होता है भी इस रीजन के अंदर क्या है भी जो आयनों की संख्या क्या हो जाती है भी इतनी ज्यादा हो जाती है भी वो क्या है भी ना तो प्राथमिक आयनों की संख्या पे ऊपर डिपेंड करती है, मींस क्या भी कोई भी ऊर्जा का पार्टिकल अंदर इंटर करे उनकी ऊर्जा क्या होगी भी सेम बनी रहती है, धारा क्या का मान क्या है भी सेम बना रहता है। अब क्या है भी इससे इस क्षेत्र को क्या है भी गाइगर मूलर क्षेत्र बोलते हैं और इस प्रकार का जो काउंटर मिलेगा उसको क्या है भी गीगर मूलर गणितर बोलते हैं। गीगर मूलर क्या बोलते हैं भी गणितर बोलते हैं। अब क्या है भी लास्ट रीजन की बात करते हैं। वो रीजन क्या है भी आपका 6 रीजन अविरत विसर्जन क्षेत्र, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन क्या है भी आपका कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन, ठीक है। अब क्या अभी इस रीजन के अंदर वोल्टता क्या हो जाती है भी V5 से क्या हो जाती है भी ज्यादा हो जाती है और इस रीजन के अंदर वोल्टता इतनी ज्यादा हो जाती है भी आयनों की संख्या भी क्या हो जाती है भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर धारा की वैल्यू क्या भी एकदम इंक्रीज हो जाएगी, एकदम क्या हो जाएगी धारा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो इसका क्या है भी काउंटर के अंदर किसी भी प्रकार का यूज नहीं करते हैं, सॉरी ना इसका डिटेक्टर के अंदर यूज करते, क्योंकि धारा का मान क्या है भी इस वोल्टता V5 से अधिक करने के बाद आयनों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी, धारा का मान एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका इस चैप्टर के अंदर क्या है भी सॉरी इस डिटेक्टर के अंदर क्या है भी इस रीजन का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपने पढ़ा आज भी कॉन्टिन्यूस, पहले तो पढ़ा अभी अपना डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है भी किसी भी पार्टिकलों को डिटेक्ट करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे डिटेक्टर बोलते हैं। और जो डिटेक्टर पढ़ रहे थे जो आयनीकरण प्रोसेस के ऊपर आधारित थे उन डिटेक्टरों के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। पहले अपने चर्चा की भी धारा का मान क्या भी किस प्रकार से निकाला जाता है डिटेक्टरों से वो हमने डिस्कस किया। फिर क्या है भी वहाँ पे जो आरोपित वोल्टता के मान को चेंज करके वहां पे क्या है भी आयनन धारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं रीजन में कांस्टेंट, वो सारा कुछ क्या है भी आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने आज अच्छे से डिस्कस किया। अब क्या है भी क्यों जरूरत पड़ी आरोपित वोल्टता को इंक्रीज करने की, धारा तो आ ही रहे थे बट एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है भी जिन पार्टिकलों की ऊर्जा क्या होती है भी कम होती है ना, उनकी धारा का मान का भी नगण्य प्राप्त होता है। तो उन धारा को काउंट करना क्या हो जाती है भी परेशानी साबित हो सकती है, परेशानी साबित हो नहीं सकती भी हो ही जाती है, उनकी धारा को क्या भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशनों के लिए हमें आवश्यक हुआ कि वोल्टता को मान को इंक्रीज करना ही पड़ा। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम है जिसके कारण के वोल्टता के मान को इंक्रीज करना पड़ा और उसी के अकॉर्डिंग क्या है भी यहाँ पे इन प्रकार के जो तौरित्र नाम याद रह सकता है भी आजकल डिटेक्टर चल रहा है, डिटेक्टरों की खोज करने की क्या भी हमें जरूरत पड़ी। हर डिटेक्टर के बारे में भी क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ, ये एक
बात और मैं बता दूं, इन डिटेक्टरों के अंदर से है ना अभी काफ़ी ज़्यादा सिंपल डिटेक्टर है। इन डिटेक्टरों में से क्या है एक 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है भी आपके आ ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा भी। आप एक एक्सीलरेटर पढ़ लो, एक डिटेक्टर पढ़ लो, काफ़ी क्या है भी बहुत है, क्योंकि क्या है भी सारे डिटेक्टर और एक्सीलरेटर क्या है भी एक ही थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप ये जो एक दो अच्छे से डिस्कस कर लो, आपको सारे डिटेक्टर क्या हो जाएंगे, सारे डिटेक्टर और एक्सीलरेटर क्या हो जाएंगे भी समझ में आ जाएंगे। आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।